हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिशियन का एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीसी मशीन। डीसी मशीन में क्या होता है कि एक मशीन होती है, उसमें मोटर जनरेटर दोनों आ जाते हैं। उसके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की सीरीज अपन चलाएंगे कि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि जयपुर मेट्रो का एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसके अलावा भी दिल्ली मेट्रो, लाइनमैन, इसरो, जितने भी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर जो चलते हैं, उनको हम क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। साथ ही जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर जो कोर्स कर रहे हैं उनको भी इन क्वेश्चन से सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डीसी मशीन के अंदर क्या होता है कि मोटर और जनरेटर दोनों चीज़ आ जाती है। डीसी मशीन के अंदर मोटर भी डीसी मशीन का ही पार्ट है और जनरेटर भी डीसी मशीन का ही पार्ट है। ठीक है, ये है जैसे जनरेटर और दूसरा है मोटर। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि डीसी मशीन में क्या क्या चीज़ होती है, और क्योंकि क्वेश्चन से करने से पहले हमें ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरेटर क्या होता है? जनरेटर हमें पता ही है, यहाँ बना लेता हूँ मैं कि जनरेटर जो होता है वो इनपुट मतलब जनरेटर को हम अंदर क्या दे रहे हैं, तो इनपुट में हम जनरेटर को देते हैं मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जिसे बोलते हैं, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा। और जनरेटर बाहर क्या निकालता है? आउटपुट में हमें क्या देता है? जनरेटर आउटपुट में हमारे को इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे को देता है। तो यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये जनरेटर ये काम करता है। इनपुट में क्या देते हैं हम इसको, ये इनपुट और आउटपुट। ऐसे ही मोटर जनरेटर का जस्ट उल्टा। मोटर क्या काम करेगी? मोटर को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। ठीक है, इनपुट में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, और बाहर मोटर क्या निकालती है? आउटपुट में हमारे को क्या देती है? वो मैकेनिकल एनर्जी देती है। मैकेनिकल मतलब किसी भी चीज को घुमाने का काम कर रही है वो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन यांत्रिक ऊर्जा। ये हो गया डीसी मशीन। डीसी मशीन हम समझ गए, डीसी मशीन में दो होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो पार्ट होते हैं। सॉरी, डीसी मशीन के अंदर जनरेटर और मोटर दो पार्ट होते हैं। जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, और किससे? मैकेनिकल एनर्जी से। और मोटर जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब हम डीसी मशीन के जो कुछ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, डीसी मशीन में क्या क्या लगा होता है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि डीसी मशीन के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट लगा हुआ है। तो डीसी मशीन जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो डीसी मशीन के अंदर डायग्राम में हमारे को दिख रहा है कि ये पूरी मशीन बता रखी है। इस मशीन के हम देखते हैं कि इसमें दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, एक तो होती है ये, जैसे इस साइड में मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये होता है जैसे एन और एस, और अंदर होती है आर्मेचर। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। तो दो वाइंडिंग होती है डीसी मशीन के अंदर। तो ये जो अंदर जो दिख रहा है, जिस पे लिखा हुआ कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर जिसके ऊपर लगा हुआ था आर्मेचर, तो ये आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो ये वाली वाइंडिंग है, आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग है इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग का काम है, फील्ड वाइंडिंग एन से एस की तरफ, इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एन से एस की तरफ जाती है, और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो घूमने काम करती है। तो फील्ड वाइंडिंग जो है वो स्टेटर वाइंडिंग हो गई, और आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो हमारी रोटर वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे को दिख रहा है, हमारे को इस साइड में हमारे को दिख रहा है। सबसे ऊपर वाली बॉडी से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो बॉडी है उसे बोलते हैं योक। ये पूरा जो सारी जो अंदर वाइंडिंग है, सारे जो ब्रूश है और जितना भी टर्मिनल है वो सारे इस योक के अंदर पड़े रहते हैं। ठीक है, और योक किसका बना होता है? ठीक है, योक हमारे मजबूत होता है। ये बाहर की जो मैकेनिकल जो
मतलब इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आती है और बाहर से जो बाहरी आवरण है उनसे हमारे उन मशीन की रक्षा करता है, ठीक है। योग नॉर्मली किसका बनाया जाता है, योग सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है और या फिर आयरन का बनाया जाता है, लोहे का बनाया जाता है। अगर हमारी मशीन छोटी है, ठीक है, तो छोटी मशीन को सिलिकॉन स्टील बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आयरन से बना दिया जाएगा, लोहे से बना दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि छोटी मशीन है, लोहा भारी होता है तो उसे आसानी से लोहा भारी होता है तो उसे आसानी से उठाया नहीं जा सकता, इसलिए छोटी मशीनों में तो लोहा चल जाएगा। लेकिन यही अगर बड़ी मशीन हो तो वहाँ पर लोहे से नहीं बनाया जाएगा, वहाँ पर सिलिकॉन स्टील से बनाया जाएगा। और स्टील हमें पता है कि लोहे की तुलना में हल्की होती है, ठीक है। तो बड़ी मशीनें जो होती है वो स्टील से बनाई जाती है और छोटी मशीनें जो होती है वो आयरन से बनाई जाती है, ठीक है। और बड़ी मशीनों को आयरन से क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बड़ी मशीनें जो होगी वो हम आसानी से इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से और ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा हमारे। तो कॉस्ट जो होती है वो हर जगह ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है कॉस्ट। तो कॉस्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उससे भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो योग हमारे, और योग क्या काम करता है, योग जो होता है वो बाहरी आवरणों से रक्षा करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा योग जो रिलेक्टेंस मतलब लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब ठीक है, मतलब इसके अंदर से करंट चुंबक आसानी से बह जाए, ठीक है, मतलब एक रास्ता प्रदान करता है जिससे चुंबक आसानी से बह जाए। तो चुंबक को बहने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, योग किस का बनाया जाता है, लो रिलेक्टेंस पाथ होता है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील। इसके बाद अपन अंदर देखते हैं कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है, ये फील्ड वाइंडिंग वैसे इसके अंदर दिख नहीं रही है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा दिख रहा पार्ट, ये वाइट कलर का सबसे नीचे जिसके ऊपर लिखा हुआ स्टेटर जो होता है वो होता है, उसे ही फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इसका काम है मेन चुंबक बनाना, एन से एस की तरफ चुंबकीय बल रखा जाएगी, इसका मेन काम है चुंबक बनाना, ठीक है। इसके बाद में इसे स्टेटर बोलेंगे और स्टेटर वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर के ऊपर। देखो स्टेटर कैसा बनता है, नॉर्मली ये लिखा है हमारे को, ये स्टेटर होता है, ठीक है, और ये ऐसा बनता है, ठीक है। और ये स्टेटर होता है, इसे बोलते हैं पोल कोर, इसे बोलते हैं पोल कोर, हिंदी में बोलते हैं पोल क्रोड, ठीक है, ये पोल क्रोड बोलते हैं, ठीक है। ये भी सिलिकॉन स्टील का ही बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया पोल शू, ये क्या हो गया, पोल शू मतलब एक तरह से आगे से मुड़ा हुआ है, जूते के समान है, इसलिए इसको पोल शू बोल दिया जाता है। और ठीक है, और इसके ऊपर वाइंडिंग जो होती है इसे बोलते हैं अपन फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पोल शू क्या काम आता है, ये जो अपनी जो इसमें से चुंबकीय बल रेखा जो निकलती है, मैग्नेटिक वेव निकलती है, मैग्नेटिक वेव, उस मैग्नेटिक वेव को एक स्ट्रेट डायरेक्शन देता है, मतलब कि क्योंकि यहाँ से चुंबकीय बल रेखा जाएगी, ठीक है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा जाएगी, एन से एस की तरफ जाएगी, लेकिन कुछ चुंबकीय बल रेखा ऊपर नहीं चले जाए तो क्या होता है, इससे टकरा के वो वापस इसी दिशा में आ जाती है, ठीक है, ये इसी दिशा में। तो एक निश्चित डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, पोल शू करते हैं, ठीक है, पोल शू। इसके बाद ये स्टेटर जो है इसके ऊपर वाइंडिंग करी जाती है, उसे स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। इसके बाद क्या दिख रहा है हमारे को, इसके बाद हमारे को दिख रहा है जैसे आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर लेते हैं, तो ये आर्मेचर होता है, ये बेलनाकार होता है ना, सिलेंड्रिकल, इसकी मतलब आकृति जो होती है वो बेलनाकार होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल साइज में होता है। इसके ये किसका बना होता है, ये भी नॉर्मली कास्ट स्टील का ही बनाया जाता है। ये कास्ट स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील, कास्ट स्टील इनके बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो इसमें क्या लॉसेस होते हैं, दो टाइप के लॉस होते हैं, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए तो इससे लेमिनेशन किया जाता है किसी भी मशीन को, लेकिन हिस्टेरिसिस जो हानि होती है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, उसे कम करने के लिए बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी बनाई जाती है, मतलब मशीन जो होती है उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर सिलिकॉन मिला दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर सिलिकॉन नामक तत्व मिला दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये हिस्टेरिसिस हानियाँ जो होती है, हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो कम करने के लिए, तो जहाँ भी सिलिकॉन नाम आए, इसका मतलब ये होता है क्यों कर रहे हैं, ताकि इससे हिस्टेरिसिस लॉसेस कम से कम हो, ठीक है। तो ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर ये वाला दिख रहा है, और आर्मेचर बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये घूमता है, इसके अंदर भी वाइंडिंग होती है, एन से एस की तरफ
एन से एस की तरफ चुंबकीय बल रेखा जाती है, बीच में आर्मेचर रखा जाता है, आर्मेचर को चुंबकीय बल रेखाएं काटती है, काटने की वजह से ये घूमता है, ठीक है। तो मोटर के लिए अलग इसका है और जनरेटर के लिए अलग है, ठीक है। बाकी मेन काम इसका घूमने का काम ही है। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो होता है ये कम्यूटेटर लगा होता है, ठीक है। कम्यूटेटर बोलते हैं हिंदी में, दिक् परिवर्तक बोलते हैं। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है करंट को, ठीक है। आर्मेचर जो करंट उत्पन्न हो रहा है उस करंट को कलेक्ट करता है और ब्रश को दे देता है, और ब्रश उसे आउटपुट में दे देता है, आउटपुट में जो भी जुड़ा हुआ है उसके साथ जोड़ देता है। तो कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो कम्यूटेटर बना होता है कॉपर का, तांबे का बना होता है, ठीक है, दिक् परिवर्तक। बीच में इसके माइका लगा होता है, अभ्रक लगा होता है, ठीक है। ये बीच में क्या बना हुआ है इसके, माइका यानी अभ्रक, ठीक है। और ये कम्यूटेटर ब्रूस ये ब्रूस होते हैं, ये ब्रूस दिख रहे हैं, ये ब्रूस किसके बने होते हैं, ये ब्रूस बने होते हैं अपने कार्बन के ब्रूस बने होते हैं, ठीक है। कार्बन के ही ब्रूस क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है, एक चालक होता है, ठीक है। कार्बन चालक होता है, करंट को कलेक्ट करने के काम आ रहा है, ये भी आगे पहुंचा रहा है। तो ये जब चालक है तो इसे तांबे का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इससे चिंगारी ज़्यादा उत्पन्न होगी। अगर ये कार्बन के होते हैं तो ही इतनी चिंगारी होती है, अगर उसको उसका बना दिया जाए तांबे का तो बहुत ज़्यादा चिंगारी उत्पन्न होगी। दूसरा, ये कार्बन जो होता है ना, ये लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेंट मतलब होता है चिकनाहट पैदा करता है, ताकि अंदर ही ये घिसे, और घिसने, और दूसरी बात ये क्या होता है, घिसते भी है कार्बन के ब्रूस, तो घिसेंगे तो क्या होगा, घिसेंगे तो इनकी जो बुरादा निकलेगा घिसने के बाद, वो बुरादा एक तरह से मशीन के अंदर ही गिरेगा, और मशीन के अंदर गिरने से मशीन के अंदर ही चिकनाहट पैदा करेगा, और मशीन जो है वो आसानी से घूम पाएगी। उसमें घर्षण जो बल होगा, फ्रिक्शन फोर्स है, उसको रिड्यूस कर देगा ये। तो इसलिए कार्बन के बहुत सारे उपयोग है, सारे अपन डिस्कस, क्वेश्चन में आएगा तो उस टाइम करेंगे, सारे अपन डिस्कस नहीं कर पा रहे अभी, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो दो टाइप की वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आर्मेचर वाइंडिंग किसके ऊपर की जाती है, आर्मेचर के ऊपर की जाती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग बोल दिया गया। वाइंडिंग हमेशा किसके करते हैं, हाँ, ये जो वाइंडिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, वो तांबे की करते हैं और एल्यूमिनियम की करते हैं। अगर मशीन के अंदर हमारे कॉस्ट जो होती है वो मायने रख रही है तो हम तांबे की करते हैं। दूसरा, बाकी एल्यूमिनियम की रखी जाती है। एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, हल्का होता है, ठीक है, लेकिन मजबूत कौन होता है, कॉपर मजबूत होता है। तो आपने देखा होगा कहीं भी मशीनें जो मतलब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें मोटर दिखाई जाती है, तो कुछ मोटर सस्ती होती है, कुछ मोटरें डबल से भी ज़्यादा रेट की होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर वाइंडिंग के ऊपर होता है। एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की अगर मोटर लोगे या पंखा लोगे तो सस्ता आएगा, और कॉपर वाइंडिंग की अगर मशीनें लोगे तो महंगी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा चलेगी। कॉपर जो होता है वो गर्म होने पर पिघलता नहीं जल्दी, एल्यूमिनियम गर्म होने पर क्या होगा, जल्दी से गर्म होके हीट हो जाएगा, हीट की वजह से टूट सकता हुआ है, क्योंकि उसका जो गलनांक है, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है, और कॉपर का गलनांक बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। तो कॉपर आसानी से पिघलता नहीं है, एल्यूमिनियम आसानी से पिघल जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर बता दिया, ये कम्यूटेटर होता है, इसे दिक् परिवर्तक बोलते हैं। ये एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। ये क्या होता है, रोटेट हो जाता है, मतलब, ठीक है। फर्स्ट राउंड जो हाफ साइकिल होता है, ये आधा चक्कर, और दूसरे फर्स्ट आधे चक्कर में कम्यूटेटर में डायरेक्शन ए और बी की होती है। दूसरा जैसे आधा चक्कर आता है, ठीक है, मतलब सप्लाई के अंदर, इसको अपन एसी, यहाँ तक तो मोटर एसी ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कोई भी मशीन। उसके बाद में अगर डीसी मशीन है तो ये कम्यूटेटर लग जाएगा और एसी को डीसी में बदलेगा। मतलब यहाँ पर ए पहले ऐसा था, अब ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो बी को वापस से क्या मिल रहा है, बी को वापस से माइनस ही मिल रहा है और इसको प्लस मिल रहा है। ये मतलब पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको तो उससे हमें समझ में आता है। तो बी और ए हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में ए बी रहेगा, सेकंड में बी ए हो जाएगा, तो कम्यूटेटर में इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें सप्लाई क्या मिलेगी, हमें सप्लाई प्लस ही प्लस मिलेगी। और प्लस ही प्लस मतलब क्या होता है, डीसी होता है, और एसी में हमें पता ही है प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। ये होता है कम्यूटेटर के अंदर, और कम्यूटेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डीसी के लिए। अगर कम्यूटेटर नहीं है तो डीसी मोटर का क्या मतलब है ना, एसी मोटर ही डीसी है, ठीक है। तो एसी और डीसी मोटर में मेन फर्क क्या होता है, कम्यूटेटर का फर्क होता है। कम्यूटेटर उसको एसी को डीसी में बदलता है, बाकी अगर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो एसी ही टाइप का होगा, ठीक है। और अगर मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर में हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है,
मोटर में सप्लाई दे रहे हैं तो कम्यूटेटर वहां पर डीसी को एसी में बदल देगा। अपन डीसी सप्लाई दे रहे हैं, अंदर तो एसी ही चाहिए इसको, तो इसको एसी में बदल देगा, तो वो भी कम्यूटेटर ही करता है। इसके बाद ये कूलिंग फैन दे रखा है। फैन क्या होता है, ठंडा करने का होता है, वाइंडिंग गर्म हो जाती है तो इसमें जो फैन होता है, जैसे अपने घरों के अंदर एग्जॉस्ट फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। वैसे इस मोटर के अंदर क्या होता है, एक फैन होता है एग्जॉस्ट टाइप का, वो फैन क्या करता है, बाहर की जो ठंडी हवा है उसको अंदर की ओर फेंकता है, तो जिससे मोटर जो होगी रेगुलर चलती रहती है मोटर, तो रेगुलर चलती रहेगी मोटर जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगा, ठीक है, और मोटर जलेगी नहीं, मतलब ठीक है, गर्म होने पर। इसके बाद क्या है, आर्मेचर हो गया। इसके बाद देखो एयर गैप दे रखा है। एयर गैप क्या होता है, जो मोटर होती है, मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक तो होती है स्टेटर वाइंडिंग और दूसरी होती है रोटर वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग जो होती है, एक ही मशीन हमने देखा, एक योग जो होता है उसके अंदर ही सब चीज होती है, तो उसके अंदर ही चीज होती है। तो क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग, ये जैसे फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, फील्ड मतलब दोनों साइड में चुंबक लगा रखी है वाइंडिंग करके, इसके अंदर की ओर जैसे ये घूमने वाला आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग। देखो बीच में ये जो खाली जगह होती है ना, ये खाली जगह, ये वाली, इसे बोलते हैं एयर गैप। इसे क्या बोला जाता है, एयर गैप बोला जाता है। तो एयर गैप में क्या होता है कि कितना एयर गैप रखा जाता है, मतलब एक जो पेपर होता है ना, पेपर वो अंदर घुस सके, बस इतना सा, केवल हवा पास हो सके, इतना मतलब इसके अंदर गैप रखा जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर थोड़ा ज्यादा रख देंगे तो फिर एक दूसरे से ये दोनों फ्लक्स कैसे, एक दूसरे का फ्लक्स कैसे कट करेंगे, फ्लक्स नहीं कट करेंगे तो घूमेगी कैसे मोटर, मशीन को घुमाएंगे कैसे, तो मशीन को घुमाने के लिए दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम रखा जाता है, इतना कम रखा जाता है केवल हवा पास हो सके, या हम कह सकते हैं कि पतला सा पेपर उसके अंदर जा आ सके, बस इतना सा, ठीक है, इतना गैप ही रखा जाता है। अगर तो ही मोटर आसानी से घूम पाएगी और एक दूसरे के फ्लक्स को काटने के लिए, एन से एन जब टकराएगा तो वो आगे जाएगा और एन से एस पास में आएगा तो ऐसे, तो इस प्रकार से मोटर जो होगी वो रेगुलर कंटिन्यू घूमती रहेगी, ठीक है। इसके बाद ब्रश मैंने बता ही दिया, ब्रश कार्बन के होते हैं। फ्रेम हो गया, फ्रेम को योग को फ्रेम बोलते हैं। शाफ्ट क्या होती है, देखो ठीक है, शाफ्ट होती है जो बाहर की साइड है ना, जो शाफ्ट लगी हुई होती है, सबने देखी होगी, तो उसे बोलते हैं शाफ्ट बोलते हैं। इसका कुछ ये किसी के साथ में भी मतलब एक तरह से बाइंडिंग जॉइंट करने काम आती है। जैसे दो मशीन अगर हमें जोड़ना है तो शाफ्ट के द्वारा हम इसे कपलिंग कर सकते हैं, कपलिंग करने के लिए भी काम में आती है शाफ्ट। तो सेम किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है या आयरन की बनी होती है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है, बेयरिंग होता है, बेयरिंग है ना, बेयरिंग होते हैं, बेयरिंग सबको पता ही है, जो आसानी से मोटर को घुमाते हैं। अगर बेयरिंग नहीं होंगे तो मोटर जो होगी वो घूमने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और बेयरिंग किसके बने होंगे, वही हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं बेयरिंग, ठीक है। और बेयरिंग के अंदर ग्रीस डाला जाता है जिससे बेयरिंग आसानी से घूम सकते हैं और किसी मशीन को आसानी से घुमाने के लिए बेयरिंग काम में लेंगे। तो ये डीसी मशीन है नॉर्मल, इसका सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं। इसके अंदर पोल शू, पोल कोर, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ये सब आ गई स्टेटर रोटर के अंदर ही आ गई। इसके अलावा इसके अंदर बियरिंग आती है और योक आ ही गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती, वाइंडिंग हो ही गई। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर डीसी मशीन में। डीसी मशीन के पार्ट्स हो गए, अलग अलग टाइप की डीसी मशीनें होती है, ठीक है। सीरीज टाइप की, शंट पॉइंट, कंपाउंड टाइप की। सीरीज में होता है केवल सीरीज में जुड़ी हुई वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग के आधार पे, वाइंडिंग के आधार पे इनका नामकरण होता है कि भाई ये सीरीज मोटर कैसे है, क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। अगर दोनों वाइंडिंग सीरीज में है, जैसे ये वाली है फील्ड वाइंडिंग और ये है आर्मेचर वाइंडिंग, अगर दोनों सीरीज में है तो ये कौन सी मोटर हो गई, सीरीज मोटर हो गई। अगर ये दोनों समांतर में है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, जैसे ए, इसको डबल ए नाम दिया, इसको ए, इसको डबल ए नाम दिया, ये हो गई सीरीज वाइंडिंग। अगर ये दोनों वाइंडिंग है, पैरेलल में है, समांतर में है, तो ये कौन सी वाली मशीन हो गई, ये शंट मशीन हो गई। तीसरी मशीन इसके अंदर होती है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है मिक्सअप, इसका और इसका मिक्सअप, ठीक है। वो भी दो टाइप की होती है, लॉन्ग शंट होती है और शॉर्ट शंट होती है। अगर लॉन्ग शंट मतलब अगर उसका शंट बड़ा है, शंट बड़ा देखो ये दिख रहा है शंट, तो ये जो मशीन है ये देखो, इसमें दोनों ही वाइंडिंग आ गई, तो ये हो गई लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, और दूसरी होती है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। शॉर्ट शंट में क्या होगा कि शंट छोटा होगा, तो शंट छोटा कैसे होगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, इसमें ये ऐसे हो जाएगी, तो ये कैसी होगी वाइंडिंग, ये हो गई
शॉर्ट शंट वाली वाइंडिंग होगी। तो इस प्रकार हमने डीसी मोटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं टॉप। तो हम क्या क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो उसे आप शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम ऐसे वीडियो और बना सकें और मुझे भी ऐसा मोटिव लगे कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन डीसी मशीन के क्वेश्चन चलते जाएंगे, फिर एसी मशीन के, फिर ट्रांसफार्मर, ऐसे करके पूरा अपन चैप्टर अपनी जो बुक है उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि कंपटीशन एग्जाम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाए, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, जिस विधि से डीसी जनरेटर में या जनरेटर, देखो जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं जनरेटर, यहाँ पर ये किसी बुक से ले रखा है मैंने, उसके अंदर क्या है हिंदी में प्योर दे रखा है, तो मैं बीच बीच में आपको इंग्लिश में बताता रहूँगा और हिंदी आपको दिख रही है इसके ऊपर। तो जिस विधि से डीसी जनरेटर में, जनरेटर मतलब होता है जनरेटर, ठीक है, जनरेटर मतलब होता है जनरेटर। तो जिस विधि से डीसी जनरेटर या जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या उत्पन्न होता है, प्रेरित मतलब होता है उत्पन्न होना, वह कौन सी विधि कहलाती है। देखो इसमें जनरेटर है ये, ठीक है, जनरेटर जो हो रहा है वो किस वजह से बिजली पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो टाइप की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई चीज पड़ी हुई नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई चीज घूम रही है, जनरेटर में तो घूम रहा है कोई चीज मोटर में, तो घूमने की वजह से बिजली उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ 4 टाइप की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। देखो डीसी जो जनरेटर है उसका क्या कार्य सिद्धांत है, इसमें क्या ऐसा होता है डीसी जनरेटर में, ठीक है। तो डीसी के अंदर होता है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, है ना, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही किसी कॉइल या कुंडली के अंदर सप्लाई दी जाती है तो वो चुंबक बन जाती है, ठीक है, चुंबक बन जाती है। चुंबक भी 2 टाइप की होती है, एक तो परमानेंट और होती है और एक होती है टेम्पररी। तो अपने यहाँ टेम्पररी काम आती है पूरी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो 2 टाइप चुंबक जो होती है उसके अंदर सप्लाई देंगे तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कॉइल के अंदर जब अपन सप्लाई देंगे तो वो चुंबक बन जाएगी, ठीक है। उस चुंबक को अपन ने 2 फील्ड वाइंडिंग, 2 N और S, 2 अलग अलग सेपरेट जो चुंबक है उसके बीच में अगर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। यही फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इसके अंदर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो कौन सा नियम लगेगा, जनरेटर होगा, जिससे क्या EMF इंड्यूस होगा और इस EMF को जब किसी लोड के साथ जोड़ दो तो उसमें से करंट सप्लाई बहना शुरू हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तीसरा क्या है, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए क्या आवश्यक है। देखो अब विद्युत वाहक बल कहाँ कहाँ प्रेरित हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए फर्स्ट तो है अपना जनरेटर ही है, ठीक है, जहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर में क्या हो रहा है, देखो जनरेटर में क्या घूम रहा है और क्या स्थिर पड़ा हुआ है। तो जनरेटर में हम देखते हैं कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो स्थिर है, और फील्ड में क्या है, हाँ फील्ड वाइंडिंग है, उसमें क्या कर रखा है अपन ने, चालक वाइंडिंग कर रखी है। तो फील्ड वाइंडिंग तो स्थिर है और घूम कौन रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, ठीक है। तभी तो जनरेटर में EMF इंड्यूस हो रहा है। और कहाँ EMF इंड्यूस होता है, और किस मशीन में EMF, और हम देखते हैं, देखो ट्रांसफार्मर सबने सुना होगा, ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसके अंदर भी उसमें क्या होता है, जो कोई मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होता है, फ्लक्स तो होता है, घूमता है, फ्लक्स है ना, N से, या देखो ये हो गया ट्रांसफार्मर और इसको अपन यूज करते हैं, तो यहां से देखो फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, तो फ्लक्स इसमें रोटेट हो रहा है, लेकिन जो कोयल है वो स्थिर पड़ी हुई है। कोयल क्या है, ये कोयल को अपन बोल देते हैं, कंडक्टर भी बोल सकते हैं, इसको चालक भी बोल सकते हैं। चालक जो हो वो है स्थिर पड़ा हुआ, लेकिन फ्लक्स जो है मतलब चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है।
तो घूर्णनीय चुंबकीय फ्लक्स है और चालक स्थिर है। देखो जनरेटर में उल्टा हो रहा है, जनरेटर में क्या हो रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, और आर्मेचर में क्या है, आर्मेचर के अंदर चालक लगे हुए हैं, चालक इसमें क्या है, घूम रहा है, और फील्ड वाइंडिंग स्थिर है। फील्ड वाइंडिंग में क्या बह रही है, चुंबक बह रही है, चुंबक इसमें स्थिर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जनरेटर के अंदर क्या होता है, चुंबक स्थिर रहता है और चालक घूमता है, और ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, चालक स्थिर है और फ्लक्स घूम रहा है, ठीक है, चुंबक घूम रहा है मतलब। तो यहां से मैं एक चीज पता लगी कि दोनों में से दोनों घूमे है ना, या तो ये घूमे या तो चुंबक घूमे, चुंबकीय फ्लक्स घूमे या चालक घूमे, तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर दोनों घूमेंगे एक साथ तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका आंसर दे रखा गतिमान चुंबकीय फ्लक्स, अथवा ये नहीं होता और या गतिमान चालक, दोनों में से एक चीज घूमना चाहिए तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चौथा देखते हैं, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट कैसा होगा। यदि आर्मेचर जो है उसको स्लिप रिंग क्या होती है, देखो स्लिप रिंग का दूसरा नाम है, देखो दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्लिप रिंग और एक होती है स्प्लिट रिंग, ठीक है। स्प्लिट रिंग जो होती है उसे ही कम्यूटेटर बोलते हैं, इसे ही दिक् परिवर्तक बोलते हैं। स्लिप रिंग क्या होती है, स्लिप रिंग जो होती है मतलब एक टाइप से ऐसी टाइप की कॉइल होती है, यूं जैसे 3 फेज की मोटर जो है उसके अंदर लगी हुई थी शाफ्ट के ऊपर, और ये सप्लाई को आगे पहुंचाने का काम कर रही है, बस जो सप्लाई आती है उसको आगे पहुंचाना कैसे भी करे, ये स्लिप रिंग होती है, ठीक है। मतलब एसी आ रही तो एसी को आगे पहुंचाने का काम कर रही है, तो स्लिप रिंग में ये है। और स्प्लिट रिंग जो होती है कम्यूटेटर, ये एसी को डीसी में बदल रही है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए, आर्मेचर को देखो किससे जोड़ा जाता है, हमारा जो ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर को यहाँ पर अपन ने देखा कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि कम्यूटेटर से, देखो हमें ये पता है कि यहाँ तक एसी आती है और कम्यूटेटर के बाद में डीसी आती है, लेकिन ये बोल रहा है इस जगह पर क्या जोड़ दिया जाए, ये स्लिप रिंग जोड़ दिया है इस जगह पर, इसको हटा दो और यहाँ जोड़ दो स्लिप रिंग, तो क्या होगा, स्लिप रिंग क्या काम करेगा, जो आई है सप्लाई बस उसको आगे पहुंचाने का काम करा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो एसी आ रही है और एसी को आगे पहुंचा रही है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, तो आउटपुट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट या एसी धारा प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग, देखो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि कम क्षमता वाली जो डीसी मशीन है उसका योग जो कम कैपेसिटी की है, तो सीधी सी बात है छोटी मशीन होगी, छोटी मशीन होगी तो उसका योग किसका बनाएंगे, लोहे का बनाएंगे। स्टील का क्यों बनाएंगे, क्यों ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो लोहे का बनाएंगे, और लोहे का क्या बोलते हैं इसमें, कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन का बना देंगे, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ, ये भी अपन ने डिस्कस किया है। कम्यूटेटर जो ये है सेगमेंट, ये कम्यूटेटर सेगमेंट, इसके बीच में ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया माइका अब्रक, ठीक है। नेक्स्ट, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का क्या कारण था, ये भी अपन ने डिस्कस किया। आर्मेचर को देखो जो अपन ने डिस्कस किया उसी में से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को देखिए, और हम आगे और भी ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया, लेमिनेशन क्यों किया जाता है, ताकि दो टाइप की लॉसेस होती है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। तो भंवर धारा, एडी करंट को हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा हानि। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन का तात्पर्य अपने इलेक्ट्रिशियन के अंदर यह होता है कि उसमें करंट नहीं लगना चाहिए, उसका मतलब होता है लेमिनेशन। वो लेमिनेशन नहीं है कि अपन ने ये पेज लिया और उसको लेमिनेशन कर दिया, अपनी 10th की मार्कशीट ली उसको लेमिनेशन कर दी, वो लेमिनेशन मतलब ये होता है। वो लेमिनेशन किस लिए करते हैं, ताकि उसमें पानी की बूंदे उसके अंदर पेज में जाके और हमारे मार्कशीट के अंकों को खराब ना कर दे, उसके लिए वो लेमिनेशन करते हैं।
यहाँ लेमिनेशन का तात्पर्य यह है कि कोई वायर है उसके ऊपर लेमिनेशन कर दिया, उसको इंसुलेटेड कर दिया ताकि करंट ना लगे, ठीक है, ये लेमिनेशन का काम है। इसके बाद तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ बढ़ दिया जाता है, अभ्रक बढ़ दिया, सॉरी हिस्टेरेसिस मतलब एडी करंट यानी भंवरधारा हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, देखो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ये चुंबकीय एन से एस की तरफ चुंबकीय बल रेखा जा रही है, ठीक है, इसको एक समान फ्लक्स को वितरण के लिए क्या स्थापित किया जाता है, अभी तुमने पढ़ा है कि ये पोल शू जो है उसका मेन काम क्या होता है, चुंबक का एक समान वितरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, प्रतिरोध का मान कितना आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, देखो ये हमें याद रखना है, ठीक है, दो टाइप की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग दो टाइप की होती है, सीरीज और शंट वाइंडिंग, ठीक है। तो हमें याद रखना है आर्मेचर वाइंडिंग जो है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। सीरीज वाइंडिंग जो होती है इसका प्रतिरोध लगभग 1 के बराबर होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 0.95 0.98 या फिर 1 मान लो हाईएस्ट, है ना। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, और शंट का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इन तीनों में ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है इसका प्रतिरोध, ठीक है। इसका प्रतिरोध सबसे कम और इसका सबसे ज्यादा, और इसका इन दोनों के बीच में होता है, सीरीज का प्रतिरोध जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है कि शंट वाइंडिंग जब करते हैं तो इसके टर्नों की संख्या कैसी होती है, इसके टर्नों की संख्या ज्यादा होती है और पतले वायर होते हैं इसमें। सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, टर्नों की संख्या तो कम होती है लेकिन वायर जो होते हैं वायर की साइज कैसी होती है, मोटे वायर होते हैं, मोटे वायर होते हैं। ये हमें याद रखना है, ये हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी अपन डिस्कस कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछते हैं और पूछे जा सकते हैं, सॉरी। इसके बाद है तो हमें याद रखना किसकी वाइंडिंग के कितने प्रतिरोध होता है, वो सब हमें कितना रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद है हमारा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का क्या कारण है, देखो लैप वाइंडिंग दो टाइप की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होती है, जिसमें वाइंडिंग जो करते हैं ना वो दो टाइप से करते हैं, एक तो होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वाइंडिंग। जैसे ये वाइंडिंग है, ठीक है, ये वाइंडिंग मान लो, तो अगर वाइंडिंग लैप मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं समांतर वाइंडिंग, और वेव मतलब अपन बोल सकते हैं सीरीज में वाइंडिंग। तो पहले वेव बताता हूँ, वेव थोड़ी सिंपल से समझ आ जाएगी। ये देखो दो वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंग को अपन ने जोड़ दिया आपस में, ये तीसरी वाइंडिंग है उसको इसने इसके साथ जोड़ दिया, तो ऐसे करके ऐसे करके देखो वाइंडिंग एक दूसरे से, 3 वाइंडिंग हो गई, 1 2 और 3, तीनों एक दूसरे से मतलब सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज का यही है, तो ये होगी वेव वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या फिक्स होती है, मतलब a बराबर 2 होता है। अभी पढ़ेंगे जैसे 5 बराबर 5z बटा 60 होता है ना, e बराबर, तो a जो आता है ना यहाँ पे, जैसे 5 मतलब फ्लक्स होता है, z मतलब कंडक्टर होते हैं, चालकों की संख्या, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, p मतलब नंबर ऑफ पोल्स, a होता है, a मतलब होता है समानांतर पथों की संख्या। तो यहाँ पर समानांतर पथ केवल 2 ही होते हैं, 2 ही समानांतर पथ होते हैं। लेकिन लैप वाइंडिंग जो होती है ना, जैसे ये वेव वाइंडिंग है, ऐसे लैप वाइंडिंग भी होती है, उसमें क्या होता है, ये ऐसे चलती रहती है। तो यहां पर जितने पोल होते हैं उतने ही समानांतर पथ बन रहे हैं, पैरेलल पाथ वो जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में। तो जितने समानांतर, तो यहां पर ए की संख्या कितनी होती है,
P के बराबर होते हैं, जितने पोल उतने समानांतर पथ। तो लैप वाइंडिंग क्यों स्थापित की जाती है किसी भी जनरेटर में, है जहां पर हमारे को अगर, हाँ यहाँ पर ये चीज बतानी, अगर वोल्टेज कम है, ठीक है, कम वोल्टेज चाहिए होते, तो अगर कहीं पे कम वोल्टेज चाहिए और ज्यादा कम वोल्टेज है तो ज्यादा धारा होगी, तो धारा अधिक चाहिए, तो वहां पर लैप वाइंडिंग करेंगे। और कहीं पर अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए, है ना, किसी भी जगह पर, और कम धारा चाहिए, और वहां पर अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें मशीन की जरूरत पड़ रही है, हमें मोटर बनानी है, ऐसी मोटर बनानी है जो ज्यादा वोल्टेज, है ना, ज्यादा वोल्टेज पे काम करे और कम करंट ले, तो वो जो मोटर है वो किस वाइंडिंग अपन उसके अंदर वाइंडिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे हम ये चीज, दोनों चीज ध्यान रखे हुए वेव वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो ये हमने 10 क्वेश्चन करे हैं आज। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और हमने पूरे कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझने की कोशिश की है। तो आगे हम, ये केवल एक नॉर्मल अपन बोल सकते हैं कि एक डेमो वीडियो है, इसके आगे हम इस वीडियो को और ज़्यादा आगे सीरीज में ले चलेंगे, 1 2 3 4 5 जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे ही अंदर से अंदर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं और हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी केवल डीसी जनरेटर के सारे क्वेश्चन देखें, इसी के क्वेश्चन अभी वो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो वो अगले वाले वीडियो में कोशिश करें। आप बस ये वीडियो को लाइक करिए और आगे फैलाइए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मुझे भी थोड़ा मोटिव मिले कि वीडियो को मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना टाइम निकाल के जब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आप सब जिसने मेरा वीडियो देखा है उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे वीडियो को यूं ही आगे फैलाइए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू।